जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और आप बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों से संबंधित है। और जैसे हम लोग दैनिक जीवन में दोस्त बनाते हैं कि मौके पर काम आए, हम उनके काम आए, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कोई भी समस्या हो, एक दूसरे का मुसीबत के समय सहयोग और सुख दुख की घड़ी साथ मिलकर के काटने के लिए हम लोग दोस्त बनाते हैं। ठीक वही बात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी लागू होती है। और जब दोस्ती से बढ़ करके अगर पड़ोसी की बात हो कि कौन सा हमारा पड़ोसी दुखी है या कौन सी प्रॉब्लम है उसको या उसके घर में, तो सीधी सी बात यह है कि अगर अच्छा जो है पड़ोसी है तो चीज़ें शांति से कटती हैं, और अगर पड़ोसी अशांत है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके घर में भी शांति नहीं रहेगी, क्योंकि अगर डिस्टरबेंस है। और ये सबसे बड़ी बात है, आपने दैनिक जीवन में भी देखा होगा कि दोस्त रिश्तेदार वो बाद में आते हैं, सबसे पहले पड़ोसी। इसलिए पड़ोस के संबंध हमेशा मजबूत और सुदृढ़ होने चाहिए। ठीक, तो भारत ने भी ये आदिकाल से वसुधैव कुटुंबकम का अगर हम नारा दे रहे हैं तो ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ पड़ोसियों के साथ हमारा संबंध कैसा हो। और इसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत ने 2008 से अपनी विदेश नीति के रूप में एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जिसका नाम है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, सबसे पहले अपने पड़ोसी। ठीक, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कहने का मतलब ये है कि सारे संबंधों में पड़ोसी पहले है। ठीक, अब अगर आप इसके बारे में थोड़ा बहुत बैकग्राउंड जान लेते हैं तो 2008 से भारतीय विदेश नीति का आधार है ये। और अगर आपको ये ईयर ध्यान में आ रहा हो तो ये वही ईयर है जब वैश्विक मंदी 21वीं सदी की आई हुई है। 2008-2009 के आसपास पहला रिसेशन 21वीं सदी का आया। अब स्वाभाविक सी बात है कि जब रिसेशन आया तो माल हम कहाँ पर बेचेंगे, तो सबसे पहले पड़ोस के तरफ संबंध जो है क्या होने चाहिए, पड़ोसियों से वो मधुर होने चाहिए। ठीक, तो ये बैकग्राउंड आप ध्यान रखिएगा कि 2008 का ईयर क्या चल रहा है वैश्विक अर्थव्यवस्था के उसमें। ठीक, दूसरी बात यह है कि अर्थव्यवस्था तक तो ठीक है, रिसेशन है, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वो वर्ष हैं जहां से वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। आतंकवाद को एज ए टूल इस्तेमाल किया जा रहा है अपने किन्हीं देशों के द्वारा अपनी विदेश नीति को बढ़ाने के लिए, डराने धमकाने के लिए धर्म का इस्तेमाल काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो ये उसी बैकग्राउंड में ये सारा जो है पॉलिसी आई है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम नेबरहुड फर्स्ट कह रहे हैं तो उसको हमें खाली कहना नहीं है, करके दिखाना भी है। और हाल फिलहाल का आप एग्जाम्पल देखिए, भारत ने सार्क कंट्रीज़ को, सार्क कंट्रीज़ में भारत के पड़ोसी देश ही हैं, पाकिस्तान को छोड़ करके बाकी सभी के लिए क्या किया है, सैटेलाइट गिफ्ट किया है। सार्क सैटेलाइट, सैटेलाइट तो दूर की बात है,
जब मानवता पर संकट आया, बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कर रही हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के चक्कर में कोविड वैक्सीन के उसमें जो है काफ़ी मनमाना दाम वसूलने की बात कर रही थी। वहीं पर भारत ने क्या कर दिया, वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत सबसे पहले पड़ोसियों को उपलब्ध कराया। भूटान में तो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका खर्च भी क्या है, भारत सरकार दे रही है। ये क्या है, ये केवल और केवल पड़ोसियों के साथ संबंध मधुर कहने की बात नहीं है, करके दिखाने की भी बात है। और अगर आप भारत की भौगोलिक स्थिति देखें तो गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट के बीच में है। हिंद महासागर के बाकी सारे देश आप देख लीजिए आसपास के, उनमें क्या है, भारत का भौगोलिक विस्तार सबसे ज़्यादा है, जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा। क्षेत्रफल भी देखिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, इनमें सब में क्षेत्रफल में कौन है, भारत। तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत एक बिग ब्रदर की जो है कॉन्सेप्ट और बिग ब्रदर की भूमिका वो निभा रहा है। अब हमें सबसे पहले बात यह है कि जब हमारे पड़ोसी हमसे जनसंख्या, टेक्नोलॉजी सभी में कमज़ोर हैं, तो हमें उनमें एक क्या करना है, विश्वास बहाली का रास्ता दिखा करके चलना है। उनको हमेशा ये भरोसा दिखाना है कि हम आपकी ज़मीन पर कब्जा नहीं करेंगे, हम आपको अतिक्रमण नहीं करेंगे, हम आपको ना तो आर्थिक रूप से, ना राजनीतिक रूप से, ना सामाजिक रूप से आपके मामलों में, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो केवल कहना नहीं है, दिखाना है, करके दिखाना भी है। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ पारस्परिक संबंध, निस्वार्थ रूप से एक दूसरे को सहयोग, कनेक्टिविटी और संरचना विकास, ये सब इनका क्या है, उद्देश्य है। ठीक, तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर है बांग्लादेश, इधर है म्यांमार, यहाँ पर है भूटान, इधर है नेपाल, यहाँ पर है पाकिस्तान, थोड़ा सा ऊपर अफगानिस्तान, ये यहाँ पर है श्रीलंका। ठीक, थोड़ा और शामिल कर लीजिएगा तो इधर आपको दिखेगा लक्षद्वीप के बगल में, इधर मालदीव, ये भी दिखेंगे। ठीक, जो सार्क कंट्रीज हैं, दक्षिण एशियाई समूह, उनमें म्यांमार नहीं है, मालदीव है, ध्यान रखिएगा। और जो बिम्स्टेक कंट्रीज हैं उसमें मालदीव नहीं है, म्यांमार है। ठीक, जब हम लोग सार्क और बिम्स्टेक का कंपैरिजन करेंगे उस समय बताएंगे। इन सभी को उसमें देख कर ये लग रहा होगा आपको कि ये भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़े हैं। सदा से इनका इतिहास रहा है कि जियो और जीने दो, वसुधैव कुटुंबकम का। और इन्हीं के साथ ये किस भूमिका में है, बिग ब्रदर की भूमिका में, पड़ोसियों के लिए। तो पड़ोसियों के मन में अगर शंका भी हो कि भारत हमसे अच्छा शक्ति संपन्न देश है और वो हमको क्या कर लेगा, दबा लेगा, या हमारी क्या कर लेगा, हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लेगा, या हमारे राजनीतिक सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं करना। इनका इतिहास बिल्कुल से क्लियर है। ठीक, तो इन्हीं सब महत्व को ध्यान में रखते हुए, पड़ोसियों को विश्वास में लेते हुए, वहाँ पर अवसंरचना डेवलपमेंट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, अर्थव्यवस्था का विस्तार करने के लिए, लोगों में विश्वास बहाली करने के लिए हम क्या लेकर के आए, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ठीक, चलिए, आपने एक सुना होगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत में भारत का गुजराल सिद्धांत। गुजराल सिद्धांत भी यही कहता है कि अगर हम बड़े हैं सभी क्षेत्रों में, अर्थव्यवस्था में, भौगोलिक रूप में, सामाजिक सांस्कृतिक रूप में, तो फिर क्या है कि कुछ चीज़ें हमें अपने पड़ोसियों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान करनी चाहिए, ताकि हमारे प्रति उनका क्या है, विश्वास बना रहे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले क्या देखते हैं, इसका महत्व।
क्या इंपॉर्टेंस है इस पॉलिसी का। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो हम ले आए उसका सबसे क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है, सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति। जो स्ट्रेटजिक नेसेसिटीज हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको क्या है पूरा करने के लिए ये एक माध्यम के रूप में कार्य करती है ये पॉलिसी। जैसे चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए चीन विस्तारवादी रुख अपनाता रहता है। तिब्बत पर उन्होंने कब्जा किया। ठीक, आप दक्षिणी चीन विवाद सुन ही रहे होंगे कि वो क्या कह रहे हैं कि पूरा दक्षिणी चीन महासागर में 9 डैश लाइन वो हमारी है, वो पूरा रीजन हमारा है। तो बाकी उनके तटवर्ती देशों के साथ क्या है, विवाद चल रहे हैं, समुद्री विवाद। तो उनकी हमेशा क्या है, विस्तारवादी नीति है। ठीक, दूसरी बात आपने सुना होगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के द्वारा वो क्या कर रहे हैं, कर्ज दे रहे हैं कंट्रीज को, और उसका ब्याज इतना ज़्यादा है कि बाद में कंट्रीज क्या कर रही हैं, उस कर्ज को चुका ना पाने के कारण अपने देश में उनके सैनिक अड्डे बन रहे हैं। उनके रॉ मटेरियल्स को क्या किया जा रहा है, खनन करके बाकी उनके चीन के अर्थव्यवस्था में उसका योगदान दिया जा रहा है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है वो खाली बातें नहीं करना है, वो उदाहरण दे करके समझाना भी है। श्रीलंका के साथ क्या हुआ, मालदीव के साथ क्या हुआ। ठीक, तो बांग्लादेश में अभी चीन बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। म्यांमार में देख ही रहे हैं सैन्य शासन है, चीन समर्थित है। ठीक, तो ये सारी की सारी चीज़ें, नेपाल में देखिए कम्युनिस्ट पार्टी उनकी नेपाल की, वो भी चाइना हस्तक्षेप, भूटान में बार बार वो कर रहे हैं लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं है। पाकिस्तान का देखिए, चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर CPEC आपने सुना होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ग्वादर बंदरगाह उनका। ठीक, तो ये सारी सारी चीज़ें क्या हैं, आपको ध्यान में रखना है कि चीन की प्रति संतुलित करने के लिए हम इस पॉलिसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस पड़ोसी को ज़्यादा अच्छा जो है व्यवहार मिलेगा, स्वाभाविक सी बात है कि वो हमारे प्रति क्या रहेगा, विश्वसनीय रहेगा। ठीक, दूसरी बात क्या है, शक्ति संतुलन का माध्यम भी है ये। ठीक, तीसरा तीसरा ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जैसे WTO, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें सुधार के लिए हमें एक क्या कर रहा है, मंच प्रदान कर रहा है। ठीक, तो ये पहला महत्व है। दूसरा महत्व क्या है, बहुपक्षवाद को बढ़ावा। बहुपक्षवाद क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया क्या हो गई है, दो ध्रुवों में बट गई थी। एक था क्या, पूंजीवादी कैपिटलिस्ट अमेरिका के उसमें, और दूसरा था समाजवाद या साम्यवाद का नेता रसिया, रूस, USSR जिसे आप कहते थे। फिर क्या हुआ, कोल्ड वार शुरू हुआ और 1990-91 में आकर के USSR का क्या हो गया, विघटन हो गया। समाजवाद क्या हो गया, कमजोर हो गया। तो यूनिपोलर विश्व ही रहा। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि बहुत सारी संस्थाएं उसी बैकग्राउंड में बनती चली गईं। आपने सुना होगा G20, सार्क, बिम्स्टेक, आसियान समूह, ये सारे के सारे क्या हैं, उसी बैकग्राउंड में बने हैं। और इससे क्या हो रहा है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड का जो है इवोल्यूशन हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है मल्टीपोलर वर्ल्ड। हम किसी एक पक्ष की ओर ना करके
हमारे रिलेशन सब देशों के साथ रहे हैं। तो बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने के लिए भी इसका महत्व है। और इसमें आप लिख लीजिएगा सार्क, G20, बिम्स्टेक, ब्रिक्स आपने सुना होगा। ये सब क्या है? भारत और भारत के पड़ोसी इनमें सदस्य हैं। ठीक, महत्व में पहला हुआ, वो दूसरा हुआ। तीसरा क्या है कि सॉफ्ट पावर को बढ़ावा मिल रहा है। सॉफ्ट पावर का क्या मतलब होता है? सॉफ्ट पावर का मतलब ये होता है कि हम किसी देश पर प्रत्यक्ष आक्रमण ना करके, प्रत्यक्ष आक्रमण मतलब सैन्य शासन, सैनिकों का इस्तेमाल करके, वो हार्ड पावर होती हैं। और सॉफ्ट पावर का मतलब बातचीत के माध्यम से लोगों के बीच में आपसी विश्वास बढ़ाना है तो उनको एक दूसरे के देश में फ्री वीजा दिया जाए, टूरिस्ट वीजा दिया जाए, ताकि लोग एक दूसरे की सामाजिक सांस्कृतिक चीज़ों को समझें। ठीक, कूटनीति का इस्तेमाल किया जाए, कल्चरल रिलेशन बनाए जाएं। ठीक, तो ये क्या है? सॉफ्ट पावर को बढ़ावा मिल रहा है इससे। ठीक, चौथी बात, क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण। स्वाभाविक सी बात है कि अगर भारत बिग ब्रदर की भूमिका निभा रहा है तो लोगों में क्या है, बाकी जो उनके पड़ोसी देश हैं उनमें एक विश्वास है कि भारत जो है हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। ठीक, जियो और जीने दो के सिद्धांत पर काम कर रहा है। अब तो इससे क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ती कैसे है? इससे क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ती ये है कि श्रीलंका, अगर आज सोचे कि कोई हम पर आकर के, हम छोटे से देश हैं, हम पर कोई आकर के आक्रमण कर देगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो सबसे पहले किससे मदद मांगेंगे? पड़ोसी से। और देखिए, अभी आपने देखा होगा 2004 में सुनामी आई, आस पड़ोस के उसमें भूकंप आता है तो कौन जाता है? हमारी सेना जाती है। मालदीव में पीने के पानी का संकट था, किसने गए? सबसे पहले भारतीय सेना वहां पर पहुंची मदद के लिए। तो सबसे पहले मदद के लिए संकट के समय कौन आता है? पड़ोसी। इसलिए पड़ोसी के साथ रिलेशन क्या होने चाहिए? हमेशा अच्छे। ठीक, और अगर पड़ोसी के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं तो ये समझ जाइए कि आपकी ये कूटनीति की विफलता है, कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक, फोर्थ पॉइंट ये रहा। फिफ्थ पॉइंट क्या है? आर्थिक विकास और अवसंरचना के लिए महत्वपूर्ण। जब क्षेत्रीय स्थिरता रहेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अपने संसाधनों का इस्तेमाल अपनी सैन्य पावर बढ़ाने के लिए ना करके अपने लोगों के जीवन की जो लाइफ स्टाइल है उसको क्या करेंगे? उसको इम्प्रूवमेंट की बात करने के लिए करेंगे। उसको संसाधनों का इस्तेमाल लोगों के जीवन की सुख सुविधाओं, भौतिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। देश की जीडीपी बढ़ाने के लिए किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट में रिसोर्सेज लगेंगे। अब आज देख लीजिए पाकिस्तान की हाल, छोटा सा देश है और वर्ल्ड में 5वें नंबर की सेना रखे हैं। क्या जरूरत है इतनी? जियो और जीने दो वाले सिद्धांत पर काम करो। ना तो उनका इतना बड़ा भूगोल, लेकिन फिर भी सेना इतनी रखे हैं। आए दिन देखिए वहां पर आईएमएफ से वो कर्ज मांग रहे हैं, चाइना से अलग कर्ज में डूबे हुए हैं। अक्साई चीन जो है वो जो है दे दिया गया पाकिस्तान के द्वारा चीन को वो क्षेत्र, पीओके के थ्रू जो है सीपीईसी जा रहा है। तो ये क्या है कि हम खुद जो है कंगाल होते चले जाएंगे लेकिन हथियारों की होड़ खत्म नहीं करेंगे। अब सोच कर देखिए कि अगर रिलेशन अच्छे होते, आतंकवाद को बढ़ावा ना दिए होते, आतंकवाद उनकी मूल पॉलिसी में ना होता, तो क्या करते? आज जैसे भारत नेपाल के संबंध है, भारत भूटान के संबंध है, भारत बांग्लादेश के संबंध है, अच्छा होता सब कुछ। ठीक, क्षेत्रीय और संरचना में उदाहरण भी दे दीजिए। BBIN आपने सुना होगा, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल,
मोटर वाहन समझौता। जैसे यूरोप में शेंजेन जो जोन होता है, उसमें क्या है कि एक ही पासपोर्ट से बाकी 27 कंट्रीज का आप टूर कर सकते हैं, ठीक वैसे ही BBIN है। और बांग्लादेश से अगर अच्छा रिलेशन है तो आपने सुना होगा मैत्री ब्रिज का भी इस्तेमाल किया गया, वो मैत्री ब्रिज बनाया गया फेनी नदी पर। ये क्या है? अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए। हमारे यहाँ कुछ अधिक हो रहा है, आपके यहाँ कुछ अधिक, दोनों लोग एक दूसरे से आदान प्रदान कर लिए, आप भी खुश हम भी खुश। अगरतला अखौरा लाइन, रेलवे लिंक, ये भी बांग्लादेश से बन रहा है। और नेपाल से देख लीजिए, नेपाल के साथ तो भारत का ऐसा रिलेशन है कि आपको एक गाना याद आएगा कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तो ठीक वही हाल नेपाल, रोटी और बेटी दोनों का संबंध है भारत के साथ। पशुपतिनाथ का पुजारी जाते थे भारत से। अभी जब से अयोध्या की बात चल गई है तो जनकपुर कहाँ है? जनकपुर है नेपाल में। ठीक, तो ये कल्चरल रिलेशन अच्छे बन रहे हैं। ठीक, भूटान के साथ तो क्या कहना, वर्ल्ड की पहली ऐसी कंट्री जो अपने लोगों की खुशहाली GDP से नहीं देखती। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स इन्होंने दिया पूरे वर्ल्ड को। ठीक, इनके पास हाइड्रो पावर, जल विद्युत बहुत ज्यादा है। मांग देच्छू परियोजना आपने सुना होगा। नेपाल में भी है हाइड्रो पावर, आपने सुना होगा ये अरुण 3 परियोजना। और एग्जाम्पल लीजिए, म्यांमार के साथ आपने सुना होगा कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, कोलकाता से लेकर के आगे तक। ठीक, श्रीलंका, मालदीव, ये आपने देखा ही है कि समय समय पर वहां पर हेल्प की जा रही है सेना के द्वारा, भारत के द्वारा इन्वेस्टमेंट। अफगानिस्तान में भारत ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ की संसद बनाया। सलमा डैम आपने सुना होगा, नेशनल हाईवे बनाए भारत ने। ठीक, तो ये क्या है? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत तो है। ठीक, कि हम अपने पड़ोसी को जो है अवसंरचना के मामले में, आर्थिक विकास के मामले में हेल्प करें और क्षेत्रीय स्थिरता बनी रहे, सुख शांति बनी रहे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। महत्व इसका ये है। अब अगर महत्व है तो चुनौतियां भी आपने सुना कि इसमें कुछ ना कुछ इश्यूज भी आएंगे, और इश्यूज हमेशा दोनों तरफ से आते हैं। कभी भी एक को दोष मत दीजिएगा, और हमेशा कभी भी रिलेशन अगर खराब हो तो किसी के साथ भी, तो हमेशा उस पर रिव्यू कीजिएगा, मंथन कीजिएगा, तो आपको दोनों की गलती नजर आएगी। कभी जल्दीबाजी, कभी आपसी विश्वास की कमी। तो चुनौतियों में सबसे पहले जो दो चुनौती हैं वो ये हैं, एक तो भारत की घरेलू राजनीति, और दूसरा पड़ोसी देशों के साथ ऐतिहासिक और अनसुलझे विवाद। मतलब जो पड़ोसी देशों की राजनीति है, वहां की भी उनकी घरेलू राजनीति होगी। ऐसा नहीं कि एक दल हमेशा भारत के सपोर्ट में होगा। आप बांग्लादेश में देख लीजिए, शेख हसीना जी क्या हैं? भारत के सपोर्ट में।
जो उनकी अपोजिशन पार्टी वो क्या है, भारत के विरोध में है। श्रीलंका में भी यही है, नेपाल में भी यही है, म्यांमार में भी यही। म्यांमार में क्या कहना, पहले लोकतंत्र था, अब सैन्य शासन है। सैन्य शासन कभी भी लोकतंत्र का सपोर्टर नहीं हो सकता। ठीक। अब यहां पर क्या है, भारत की घरेलू राजनीति का आप देख लीजिए, दो चीजों का उदाहरण जरूर दीजिएगा। बांग्लादेश के साथ क्या इशू चल रहा था, ममता दीदी का तीस्ता नदी समझौता हो ही नहीं रहा। बहुत मुश्किल से तो संविधान ने संविधान संशोधन करके क्या किया कि बांग्लादेश और भारत के बीच पश्चिम बंगाल और इधर आसाम की तरफ क्या किया, सीमा समझौता करके हम सबसे पहले अपनी बॉर्डर लाइन क्लियर की। ठीक। और ये केवल और केवल ईसू को खत्म करने वाली बात है। आपने एक और सुना होगा, एक द्वीप था यहां पर बंगाल की खाड़ी में, उस पर भारत दावा कर रहा था, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या किया कि बांग्लादेश के पक्ष में मतदान वो डिसीजन दिया, निर्णय दिया कि ये द्वीप बांग्लादेश का है, न्यू मूड द्वीप शायद उसको कहते हैं, जहां तक मुझे याद है। भारत ने तुरंत उस पर दावा छोड़ दिया कि ठीक है, हम अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करते हैं। क्या भारत उसको सैन्य तरीके से नहीं ले सकता था? ले सकता था, लेकिन क्या है कि आपस में संबंध क्या है, बने रहे अच्छे। ठीक। अगर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हम ही पालन नहीं करेंगे तो हम दूसरे से कैसे कहेंगे कि आप अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन कीजिए। ठीक। तो तीस्ता का समझौता, तीस्ता नदी का मतलब पश्चिम बंगाल या भारत की राजनीति और बांग्लादेश के बीच में टकराव। तमिलों का मुद्दा आपने सुना होगा, ये श्रीलंका के साथ चल रहा है। और देखिए, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में किसी को क्रिटिसाइज करना हो तो आज के परिप्रेक्ष्य में किसी घटना का वर्णन कर दीजिए। चुनाव आ रहा है, तो श्रीलंका के साथ क्या है, कच्चा तीवू विवाद द्वीप के बीच उसको जो है वो इशू बनाया जा रहा है बेकार में। जब एक विवाद को हल करने के लिए किसी गवर्नमेंट ने शांति से एक द्वीप दे दिया कि ठीक है, आप ही का इस पर अधिकार है, हमारे मछुआरे जाएंगे, उनको जाल सुखाने की अनुमति दी जाए, ये सब उन्होंने मान भी लिया। कम से कम विवाद तो खत्म हुआ कि हम लड़ते ही रहेंगे, और लड़ाई करेंगे तो कब तक करेंगे, 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल, कभी ना कभी तो वो जाकर के खत्म होना है ना। हम उस पर रिसोर्सेज क्यों वेस्ट करें, अपने लोगों की उन्नति में लगाएं। अब प्रेजेंट गवर्नमेंट इलेक्शन की वजह से उस मुद्दे को उठा रही है, कोई तरीका सही नहीं है। नेपाल की संधि आपने सुना होगा 1950 में हुई थी भारत और नेपाल के बीच में, वो उस कॉन्टेक्स्ट में सही थी, उस समय की जरूरत के हिसाब से वो सही थी, लेकिन उसकी उसका जो एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है, वो आज के रेफरेंस में कह रहे हैं तो भारत ने बहुत गलत किया। क्यों गलत किया? उस रेफरेंस में आप देखिए ना क्या जरूरत थी। उस रेफरेंस में बहुत अच्छी शानदार मैत्री संधि है, 50 साल से ज्यादा समय तक चली, आज तक उसको कहा जा रहा है कि रिव्यू किया जाए, और समय के साथ रिव्यू होना चाहिए, बिल्कुल करेंगे रिव्यू, लेकिन उसका उस मुद्दे को ये मत कहिए कि उस समय गलत हुआ। आप उस समय के रेफरेंस में देखेंगे तो अच्छा था। आज के रेफरेंस में अगर किसी रामायण की व्याख्या, रामचरितमानस की व्याख्या आज के रेफरेंस में कर लीजिए, एक से एक कमी नजर आएंगी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो समय और काल के हिसाब से जो बात कही गई है तो उस रेफरेंस में, उस कॉन्टेक्स्ट में रख करके सोचिए। क्रिटिसाइज करना बहुत जो है आसान है, 4 कमियां निकालना बहुत ही आसान है, लेकिन हाँ 4 विशेषताएं करके एक कमी का वो करके, ताकि आगे इम्प्रूवमेंट का स्कोप छोड़ा जा सके। ठीक। कोई भगवान नहीं है कि सब कुछ सही हो गया या एक ही बार में सब कुछ सही कर देना है। ठीक। तो घरेलू राजनीति चाहे वो भारत की हो चाहे अन्य देशों की, वो रिलेशन हमेशा खट्टा मीठा चलता रहेगा। ठीक। पड़ोसी देशों के साथ ऐतिहासिक और अनसुलझे विवाद में, यहां पर कच्चा तीबू द्वीप का मामला देख लीजिए, जिसका ना कोई हाथ सर है ना पैर। ठीक। ये जानबूझ करके विवाद बनाया जा रहा है, कोई मतलब नहीं उसका। ठीक। और देखिए, हाँ, भारत की अन्य देशों के साथ नदी विवाद, खास करके बांग्लादेश के साथ तीस्ता नदी बंटवारा,
नेपाल भी बार बार कह रहा है कि मैत्री संधि जो है 1950 की, उसको संशोधित किया जाए। ठीक, तो ये क्या है, चुनौतियां हैं जो आपस में कभी कभार क्या होता है, विश्वास बहाली में दिक्कत आती है। आपने और सुना होगा, नेपाल क्या है, लैंड लॉक देश है। अब क्या है कि पहले समझौता हुआ था कि कोलकाता पोर्ट से हम इनको एक्सेस देंगे और सामान नेपाल जाएगा। अब नेपाल ने क्या किया कि चाइना से हथियार मंगा लिए और भारत को बताया ही नहीं। तो इससे क्या है कि आपसी विश्वास क्या हो जा रहा है, कमजोर हो जा रहा है। अगर हम किसी कहीं से हथियार खरीद रहे हैं तो हम नेपाल से तो पूछते नहीं हैं, लेकिन उस समय का प्रोविजन ऐसा था कि नेपाल को भारत से एक बार बताना था, पूछना नहीं था। ठीक, भारत भी तो बताता ना कि भाई ये हथियार क्यों आप मंगा रहे हो, आपको किससे खतरा है। अगर हमसे खतरा है तो बताइए कहां पर खतरा है, हम कौन सी आपकी जमीन कब्जा कर लिए। लेकिन विवाद को बढ़ाना है। ठीक, तो इससे क्या है, बातचीत ना करने से आपसी विवाद जो है वो बढ़ता है, आपसी विश्वास क्या होता है, कम होता है। ठीक, चुनौतियों में दूसरी सबसे बड़ी चुनौती यह है, भारत का भौगोलिक आकार। भारत बिग ब्रदर की भूमिका तो निभाता है, लेकिन और देशों के मन में हमेशा शंका रहती है कि कब भारत जो है भारत के विरोध में ना बोलें, या कब भारत जो है हमारे उससे भौगोलिक आकार में भी बड़ा है, आर्थिक शक्ति में भी बड़ा है, हम पर कब्जा ना कर ले, आर्थिक प्रतिबंध ना लगा दे, जनता हमारे यहाँ की विद्रोह कर देगी, ये सारी चीजें। ठीक, तो एक मन में शंका रहती है, लेकिन वो शंका कैसे दूर होगी, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, एक दूसरे के मामले में न तो सामाजिक, न राजनीतिक, न आर्थिक हस्तक्षेप न किया जाए बिना किसी को बुलाए। ठीक, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट चुनौती क्या है कि भारत अगर किसी देश में प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है तो यहां पर लिख लीजिए, अवसंरचना निर्माण की सीमित शक्ति एंड संसाधन। भारत के पास भी संसाधन क्या है, लिमिटेड है। तो और देशों में अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है, जैसे आपने सुना होगा नेपाल के साथ अधिकतर है कि जो महाकाली प्रोजेक्ट है, अरुण 3 प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इन पर जो टाइमलाइन दी गई थी उससे बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, 10 साल का 20 साल में जाकर के प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है ये। और वहीं पर चीन क्या कर रहा है, चीन में ये है कि वो टाइमली डिलीवर कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, लेकिन क्या है, उनकी कॉस्ट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है, ये चुनौतियों में एक बात ये भी है कि इनके पास जब सीमित संसाधन है और प्रोजेक्ट डिलीवरी में भारत द्वारा बहुत ज़्यादा जो है क्या हो रहा है, डिले होता है। ठीक, तो ये भी एक क्या है, कारण है कि लोगों का विश्वास जो है नहीं जम पाता। ठीक, तीसरी बात क्या है, नेक्स्ट, बहुपक्षवाद में विभिन्न देशों के हित। पाकिस्तान पड़ोसी है लेकिन वो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान को हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, चीन के साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन का रिश्ता निभा रहे हैं। अफगानिस्तान को हमने इतनी मदद दी, वहां पर क्या हो रहा है, तालिबान शासन आ रहा है। तालिबान को पहले हमने मान्यता नहीं दी, फिर जब जाकर के विमान हाईजैक हुआ उस समय वहां पर तालिबान शासन था। धीरे धीरे क्या हुआ, संबंध नॉर्मल हुआ, संबंध नॉर्मल हुआ तो आपस में इनके आपस में डिस्प्यूट होने लगे। नेपाल का देखिए, नेपाल हमेशा भारत और चीन को के जो है उसमें हाथों में वो करके नेगोशिएट करता है कि वो इतना ऑफर दे रहे हैं, आप बताइए क्या देंगे। तो ये सब क्या है, गलत है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। बांग्लादेश कभी चीन के
उसमें जा रहा है और कभी भारत के। तो ये सब क्या है, अलग अलग इंटरेस्ट हैं। और जब अलग अलग इंटरेस्ट हैं तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे हमारे 4 लोगों के साथ संबंध है, ऐसे ही अगले के भी 4 लोगों के साथ संबंध है। ऐसा नहीं कि कोई हम मतलब 2 ही लोग एक दूसरे के साथ संबंध निभाएंगे। मल्टीपोलर वर्ल्ड है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, सबके अपने अपने हित हैं, और कोई एक पर डिपेंड नहीं रहना चाहता। एक पर डिपेंडेंसी का हाल देख लीजिए, कोविड में हुआ। सारी सप्लाई लाइन चाइना से थी, और चाइना में जब लॉकडाउन लगाया बाकी चीज़ें, तो फिर लोगों को समझ में आया कि नहीं, सप्लाई लाइन मल्टी कंट्रीज़ में होनी चाहिए। तो देखिए, ताइवान में या बाकी जगह जो है, भारत में अब से भी कंडक्टर उद्योग लग रहा है। फार्मास्यूटिकल्स में भारत आगे चल रहा है। ये सब क्या है, ये सब इसीलिए है कि एक पर डिपेंडेंसी रख करके देख लिया गया। ठीक। और सबसे बड़ी बात, चाहे वो दैनिक जीवन हो, चाहे वो राष्ट्र की बात हो, सबसे पहले अपना इंटरेस्ट, बाकी सारी बातें बाद में। ठीक, अपना हित ही सर्वोपरि है। ठीक है। दूसरी बात, एक चीज और चुनौतियों में लिख लीजिए। पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता। इसका उदाहरण पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव। राजनीतिक रूप से अगर वो अस्थिर रहेंगे, भारत विरोधी भावनाएं वहां पर ज्यादा हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उससे हमारे संबंध क्या होंगे, खराब होंगे। ठीक। अब देख लेते हैं कि भारत ने ये जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, उसके तहत भारत ने 5 सा का नारा दिया। ये 5 सा कौन कौन से हैं? फर्स्ट है कि हम में और पड़ोसी में सबसे पहले क्या होना चाहिए? सम्मान की भावना। फिर संवाद, फिर शांति, फिर समृद्धि, और फिर संस्कृति। ये जो आपसी संबंध हैं, ये इसी 5 सा पर टिके हुए हैं। भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध का आधार सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि और संस्कृति। ठीक। तो ये क्या है? बेस है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।